नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन 2027 के बाद ये लागू होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एस वाई कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल को डीलिमिटेशन से जोड़ना क्या जरूरी था सर? ये बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि अब एक दो चीजें हैं अभी जो क्लियर भी नहीं है कि जो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी, क्या वो अभी जैसे लोकसभा में 543 है उसी में से 1/3 औरतों को जाएंगी, या सीटों का नंबर बढ़ेगा तो जितना भी वो बढ़ेगा। और अब पार्लियामेंट में चूंकि नई बिल्डिंग में सीटें बढ़ा दी गई और गवर्नमेंट ने जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 808 सीटें लोकसभा में और 384 सीटें या 383 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में हम करेंगे। तो हो सकता है ये सीटें, एडिशनल सीटें बढ़ाई जाएं। अच्छा, अब उसके बाद अगले कदम जो होगा वो वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन आती है कि एक तो एक्ट में लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर सेंसस के बाद, हर 10 साल के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठा करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइनें खींचा करेगी। तो 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठी थी, 52 में, 1963 में, 1972 में, और 1972 में एक इशू रेज हुआ था, साउथ इंडियन स्टेट ने रेज किया कि साहब आप हमारे जो नंबर ऑफ सीट हमको स्टेट्स में अलॉट की जाती हैं, वो हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, हमारी तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, और यूपी, बिहार वगैरह में और नॉर्थ इंडिया में बेतहाशा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सीटें सारी उनको चली जाएंगी, ये तो नहीं चलेगा। बहुत माकूल बात थी, गवर्नमेंट ने उसको माना, पार्लियामेंट ने उसको माना, और 25 साल के लिए ये फ्रीज कर दिया गया कि जो स्टेट को सीट्स एलोकेटेड है वो डिस्टर्ब नहीं की जाएगी। फिर 25 साल के बाद जब 2002 में ये मसला दोबारा आया, तो लॉजिक तो अभी भी वही बाकी थी, तो 25 साल के लिए फिर पार्लियामेंट ने उसको फिर बढ़ा दिया, जो 2026 में खत्म होगा। 2026 में खत्म होगा। सर, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर मेरा ये सवाल है कि डीलिमिटेशन होता कैसे है? मैं अपने दर्शकों को कैसे समझाऊं? आप चुनाव आयोग करते हैं, इसको बताइए सर। नहीं, चुनाव आयोग नहीं करते इसमें, लेकिन चुनाव आयोग का एक इनडायरेक्ट रोल है। कानूनी तौर पे एक एक्ट पास करती है पार्लियामेंट, हर बार डीलिमिटेशन एक्ट पास करती है, उसके बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनती है जिसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना जरूरी है। तो उसका चेयरमैन हमेशा एक जज, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। 2 मेंबर्स उसके और होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, या उसके नॉमिनेशन से सेकेंड और थर्ड जो 2 इलेक्शन कमिश्नर थे उनमें से कोई एक, और तीसरा इसका जो नंबर होता है वो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, जिस स्टेट में ये डिलिमिटेशन होनी है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग जाके होती है, तो क्योंकि उसी स्टेट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको कैसे लाइनें खींचनी है, तो तीसरा मेंबर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसके अलावा 5-7 मेंबर और स्पेशल नॉमिनीज वगैरह होते हैं, स्पेशल इनवाइटीज, जो एमपीज होते हैं, वो इसको असिस्ट करते हैं। सर, क्या जो परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन है, उसके फाइंडिंग को क्या अदालत में चुनौती दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इलेक्शन का डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला फाइनल है और जस्टिसेबल नहीं है, वो बिल्कुल फाइनल है। एक और चीज जानना चाहता हूं सर, लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ेगी, ये किस पर निर्धारित होगा? जनसंख्या पे, और जनसंख्या पे होगी तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए, 2 जनसंख्या एक सेपरेट इशू है, तो क्योंकि कितनी सीटें होती हैं ये पार्लियामेंट अपने डिफरेंट कंसिडरेशन से डिसाइड कर सकती है। जैसे एक दफा यूके का इलेक्शन हो रहा था,
अब यूके में हमसे बहुत छोटा है, हम उससे 40 गुना बड़े हैं, लेकिन उनके हाउस ऑफ कॉमन्स की स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है। बल्कि ये था, हमने हिसाब सवाल लगाया था, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि 12,000 वोटर्स के ऊपर एक मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। उस रेशियो से अगर हम चलेंगे तो हमको 12-14 हजार हमको एमपी चाहिए होंगे। तो वो चीज तो है नहीं। तो अब जो सरकार ने फैसला किया कि 543 से अच्छा खासा चलता ही रहे पार्लियामेंट, अगर उसको बढ़ा के 888 करते हैं तो अच्छी खासी वो इजाफा होगा, और जिसके नतीजे में औरतों को जो एडिशनल सीटें वो बड़ी मजे से आसानी से अकोमोडेट हो सकेंगी। तो ये डिटर्मिनेशन पार्लियामेंट करेगी। तो सर क्या मतलब जनसंख्या एक लोकसभा सीट के लिए क्या 18 लाख होनी चाहिए के हिसाब से करेंगे या 10 लाख से? ये मेरा सवाल है सर। नहीं नहीं, ये 8 लाख 10 लाख 18 लाख इस तरह फिक्स नहीं होता। कोशिश ये होती है कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन एक बैलेंस हो। क्योंकि पहले क्या होता है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2006-8 में जो ये डीलिमिटेशन कमीशन, जो लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन ने जब फैसला किया, उस वक्त आउटर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 35 लाख वोटर थे और चांदनी चौक में 5 लाख वोटर थे। तो ये तो बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। तो अब अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होती है कि एक कैंडिडेट को 5 लाख आदमियों तक पहुंचने के लिए और 35 लाख वोटर तक पहुंचने के लिए कितना फर्क पड़ता है, तो उसको बैलेंस किया जाता है। तो जब बैलेंस किया गया, कोई प्री डिटरमिन्ड फिगर नहीं होती। एवरेज जब निकाली गई तो उस वक्त 15 लाख के करीब एवरेज निकली कि अगर 15 लाख आप कर दोगे तो सब बैलेंस हो जाएंगी। तो प्लस माइनस 1 लाख 2 लाख इधर किसी वजह से होता हो, लेकिन एवरेज 15 लाख के करीब थी उस वक्त। लेकिन हर जगह ये 15 नहीं हो सकती, कई स्टेट्स ही छोटे। लक्षद्वीप में तो सारे वोटर ही 80,000 हैं, सिक्किम में तो 1.5 लाख वोटर थे। तो वहां उसके लिए ऑफकोर्स नॉर्म डिफरेंट हो जाता है जी। तो हमने सर एक आंकड़ा लिया 18 लाख वोटरों के अनुसार हमने जो कैलकुलेशन किया। आज आपने अखबारों में देखा होगा, अलग अलग अखबारों के अलग अलग नंबर आए हैं। एक नंबर हमने भी कैलकुलेट किया तो 210 सीटें जो है वो बढ़ रही हैं और 753 सीटें जो अगले लोकसभा में अनुमान के तौर पे हमने निकाला है। लेकिन इसमें कहानी ये है सर कि उत्तर प्रदेश में 48 सीटें बढ़ रही है, बिहार में 30 बढ़ रही है, महाराष्ट्र में 20 बढ़ रही है, जबकि कर्नाटक में 8, केरल में 1 घट रही है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में केवल 3 बढ़ रही है और तमिलनाडु में केवल 2 बढ़ रही है। ये तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा सर नॉर्थ और साउथ के बीच में। यही तो 50 साल पुराना झगड़ा है जो मैंने आपको बताया। और इस झगड़े को निपटाना आसान थोड़ी है कि सरकार कहे कि सारी सीटें यूपी को दे दो, यूपी बिहार में बच्चे पैदा खूब होते रहे और वहां सारे आदि पार्लियामेंट उनको थमा दो। यही तो झगड़ा है। और 50 साल पहले जब रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसको फ्रीज करना पड़ा। 25 साल पहले रिजॉल्व नहीं किया, उस वक्त वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तब उसको फ्रीज करना पड़ा। मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि अब जब दोबारा ये इश्यू आएगा, इसका कोई जवाब और सोल्यूशन फुल प्रूफ तो ढूंढा नहीं गया। तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे वो ये करके सब सीटें यूपी को दे दो, ये कैसे हो सकता है? ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये कोई भी कर पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। तो इसका मतलब तो लोग ये भी कह रहे हैं ना कि आप नॉर्थ की सीटें जीत लो और पूरे देश पे शासन करो। यही तो लॉजिक है, यही तो प्रोटेस्ट था, ये तो झगड़ा था। और जो जिनमें फैमिली प्लानिंग, देखिए पॉपुलेशन हमारा एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम रही है, नेशनल प्रॉब्लम। और उसमें अगर साउथ इंडियन स्टेट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसका रिवॉर्ड देने के बजाय आप उनको सजा दें, उनको पॉलिटिकली उनकी पावर बहुत कमजोर कर दें, ये कैसे कोई मंजूर करेगा? तो और द फैक्ट के 50 साल पहले की पार्लियामेंट ने भी इस बात को माना, 25 साल पहले की पार्लियामेंट ने भी माना, आज की पार्लियामेंट इसको कैसे ओवर रूल कर देगी कि दे दो सारी सीटें यूपी बिहार को? कैसे दे दो? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि यदि डिलिमिटेशन होगा तो क्या राज्य के विधानसभा भी अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं? नहीं, उसमें ये मैं जो समझ के चल रहा हूँ कि जो प्रोपोर्शन के विद इन द स्टेट जो सीटें अलॉट की गई थी वो प्रोपोर्शन फ्रीज रहेगा। अब जैसे सपोज 300 सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाई जाएंगी कि जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन है, ताकि साउथ को उसके प्रोपोर्शन में, नॉर्थ को उसके प्रोपोर्शन में, थोड़ा बहुत नॉर्थ को फायदा ही होगा, लेकिन प्रोपोर्शन वही रहेगा जो ऑलरेडी
50 साल से चलता चला आ रहा है। तो इसका मतलब विधानसभा में सीटें नहीं बढ़ रही हैं, लोकसभा में बढ़ सकती है। हाँ नहीं, लोकसभा में भी बढ़ेंगी, लेकिन फिर वो हाँ विधानसभा की सीटें तो बढ़ाई भी जा सकती है। विद इन द स्टेट आप सीटें 50 की 60, 60 की 70, 70 की 100 कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ने अभी कहा है कि वो नई विधानसभा बनाने जा रही है, तो मुझे लगा शायद नई विधानसभा बनेगी तो शायद वहां विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएं। नहीं हो सकता है वो वहां पे 402 या कितनी सीटें, चाहे उसके बजाय 450 हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी तो हो जाएंगी, लेकिन वो विधानसभा सिर्फ यूपी के लिए तो फैसले करेगी, निर्णय करेगी ना, इसलिए उसका इम्पैक्ट तमिलनाडु पे तो कोई नहीं पड़ने वाला। तमिलनाडु में भी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, केरला में बढ़ जाएगा। एक और सवाल है सर, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप तो रहे हैं, आपने कराया है इलेक्शन, क्या ये पॉसिबल है? जितना ईवीएम है हमारे पास वो सारी पॉसिबल है, सारी विधानसभा और लोकसभा इकट्ठे? देखिए, इसमें 2 इश्यूज है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली संभव है कि नहीं, दूसरा लॉजिस्टिकली संभव है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली जो लास्ट में जो सीरियस इस पे डिस्कशन हुआ था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में रिपोर्ट दी थी जस्टिस चौहान की अध्यक्षता में। उन्होंने उसमें यही कहा था कि देखिए इसमें 5 तो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होंगे, 10th शेड्यूल अमेंड होगा और कई एक्ट अमेंड होंगे, और सेकेंडली वो ये सारी चीजें जरूर कोर्ट में जाएंगी और लिटिगेशन में जाएंगी, और वहां पे एक फेडरल प्रिंसिपल के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में आएगा। इसलिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें आगे कदम बढ़ाना मुश्किल। अब दूसरा इश्यू लॉजिस्टिकली, सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कंसेंसस अचीव हो गया, अब करनी है, तो इसमें हमें क्या चाहिए कि फौरी तौर पे इसलिए नहीं हो सकेगा कि फिर हमको ईवीएम 3 गुना चाहिए होंगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि ईवीएम जो होती है हम उसको रिसाइकिल करते हैं। अब जैसे लोकसभा का इलेक्शन कराया, लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करके अब वो मशीन हमारे पास खाली हो गई है, उसको हम जब चाहे बटन प्रेस करके ब्लैंक करके उसको विधानसभा में ले जाएंगे। कई जगह एक स्टेट से दूसरी में ले जाते हैं, वो बार बार यूज होती है। लेकिन जब तीनों इलेक्शन एक साथ होने हैं, जब आप एज ए वोटर जाएंगे बूथ पे, वहाँ पंचायत वाला भी बटन दबाना है, अपने लोकसभा का भी बजाना है, विधानसभा का भी, तो मशीनें 3 गुना होनी चाहिए। अभी फिलहाल हमारे पास 20 लाख के करीब मशीनें हैं, तो 3 गुना करने के लिए 60 लाख होनी चाहिए, यानी 40 लाख मशीनें जो बनेंगी ये 2 दिन में तो बनने जाएंगी, 2 हफ्ते में नहीं, इसके लिए 3-4 साल लगेंगे। सर एक और सवाल है सर, जाते जाते मैं आपको मानता हूं कि आप अब एक पॉलिटिकल स्टेट्समैन भी हैं, तो जाते जाते मैं ये जानना चाहता हूं, जो ये ओबीसी की मांग उठी है इस महिला आरक्षण बिल में और माइनॉरिटीज की मांग उठी है, क्या आपको लगता है इसके बिना इस बिल की आत्मा अधूरी है? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं, पॉलिटिक्स से मैं दूर रहता हूँ और पॉलिटिक्स में कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी किसी और ग्राउंड पे रिजर्वेशन नहीं है, तो ओबीसी की रिजर्वेशन सेपरेटली करानी होगी। और उसमें अब जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए अगर आपके से 100 सीटें हैं, उस 100 सीट में से अब नई रिजर्वेशन पॉलिसी में उनमें से 1/3 वुमेन को दे दीजिए, और तो शेड्यूल कास्ट की रिप्रेजेंटेशन पूरी रही, उन्हीं शेड्यूल कास्ट औरतें हुई उसमें आ जाएंगी, तो वो रिजर्वेशन भी हो गई। शेड्यूल ट्राइब का भी यही होगा। ओबीसी की तो रिजर्वेशन है नहीं, तो ओबीसी की रिजर्वेशन तो सेपरेट इशू है, पहले उसको रिजर्वेशन करनी चाहिए, और फिर वही प्रिंसिपल के उसमें से 1/3 जैसे एसटी और एससी और एसटी की जाएंगी, उसी तरह ओबीसी में से भी 1/3 औरतों को जाएंगी। मेरी समझ ये है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को ज्यादा नहीं समझता। चलिए, थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला और एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी सर, धन्यवाद।